1945 में एटमी हमले के बाद दूसरी जंग अजीम खत्म हुई तो उस वक्त बरतानिया हिंदुस्तान पर काबिज था। हिंदुस्तान जो पुरअसरार उलूम की सरजमीन था, जिसके जादू से लोग आज भी खौफजदा हैं, लेकिन जिसके गर्म मसाले की महक, चाय की रंगत और बासमती की खुशबू लोगों के दिल अपनी तरफ खींचती है, जिसके सुंदरबन में चीते और हाथी और राजस्थान के सहराओं में हिरनों की डारें शिकारियों को अपनी तरफ बुलाती हैं। जात पात, रियासतों, ग्रोहों में बटा हुआ हिंदुस्तान, जिसे शुमाल से आने वाले मुसलमान बादशाहों ने मुत्तहिद किया और अपनी ताकत और हिकमत से उसे एक अजीम मुल्क बना दिया। जिस हिंदुस्तान के सीने को जहांगीर और शाहजहां ने ताजमहल, शालीमार बाग, शाहजहानी मस्जिद और किला लाहौर, लाल किला दिल्ली, बादशाही मस्जिद दिल्ली, शाहजहानी मस्जिद ठट्टा और दूसरी बेशुमार यादगार इमारत से सजाया, उस हिंदुस्तान में तिजारत की इजाजत हासिल करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अपनी साजिशों के जरिए मुसलमान हुकूमत को कमजोर करने और रियासती हुक्मरानों को बाहम दस्तों गिरेबां करने में कामयाब हो गए। अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज हो गए और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक बदतरीन दौर शुरू हो गया। अंग्रेजों ने इख्तिदार मुसलमानों से छीना था, इसलिए उनके मुकाबले में हिंदुओं के करीब हो गए। हिंदू एक तवील अरसा मुसलमानों के ज़ेरे हुकूमत रहे थे, इसलिए वो भी मुसलमानों को कारोबार हुकूमत से बाहर रखने में ही अपनी आफियत समझते थे। अंग्रेजों ने लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी के जरिए अपनी हुकूमत मुस्तहकम रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अभी हिंदुस्तान पर उसकी हुक्मरानी के 50 साल भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि हिंदुओं और मुसलमानों की मुनज़्ज़म सियासी जमातें वजूद में आ गईं, जिन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हुकूक की जंग लड़ना शुरू की। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में आजादी की जो तहरीकें शुरू हुई थीं, उनके सबब बरतानिया के लिए हिंदुस्तान को गुलाम रखना नामुमकिन हो गया, तो सरकार इंग्लिशिया ने ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान को आजाद करना चाहती है। 3 जून 1947 को हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान हुआ और फसादात फूट पड़े। इंसान दरिंदा बन गया, लूटमार, कत्ल गारत, असमत दरी का बाजार गर्म हो गया। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों को यह हक हासिल था कि उनके हुक्मरान अपनी मर्जी से हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी से भी इल्हाक का फैसला कर सकते हैं। जूनागढ़, मानावदर और हैदराबाद दक्कन के हुक्मरानों ने पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया। रियासत कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत थी। इल्हाक के मुज़ाकरात अभी जारी ही थे कि भारत ने कश्मीर में फौजें दाखिल कर दी। महाराजाए कश्मीर पर दबाव डालकर भारत ने इल्हाक की दस्तावेज पर दस्तखत करा लिए। वजीर आजम नेहरू ने अक़वाम मुत्तहिदा को यकीन दिलाया कि वो जल्द अज जल्द कश्मीरियों की राय के मुताबिक कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए तैयार है। जंग बंद हो गई, लेकिन नेहरू का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ भारत ने इल्हाक पाकिस्तान की वाज़ेह दस्तावेज के बावजूद ये कहकर हैदराबाद दक्कन पर पुलिस एक्शन कर दिया कि यहाँ की आबादी की अक्सरियत हिंदू है और वो हिंदुस्तान से इल्हाक चाहती है, और निजाम दक्कन की राय को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। कोई है जो भारत के हुक्मरानों से पूछे कि अगर हैदराबाद दक्कन हिंदू आबादी की कसरत की वजह से हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो कश्मीर की मुस्लिम आबादी की कसरत के सबब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं है? अगर महाराजाए कश्मीर के भारत से इल्हाक की दस्तावेज पर दस्तखत करने से कश्मीर भारत का अटूट अंग है, तो निजाम दक्कन की इल्हाक पाकिस्तान की दस्तावेज को सामने रखते हुए हैदराबाद दक्कन पाकिस्तान का अटूट अंग क्यों नहीं? आलमी ज़मीर जवाब दे कि जूनागढ़ और मानावदर की रियासतें किस कानून के तहत भारत में जम हो गईं? भारत को इस गुंडागर्दी का हक किसने दिया? पाकिस्तानी अवाम आज तक कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद के साथ हैं। 1948 में कश्मीर के हवाले से ही पाक भारत जंग हुई। 1965 में कश्मीर में शुरू होने वाली जिद्दोजहद आज़ादी पर काबू पाने के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ नंगी जहरियत की और मुंह की खाई। भारत ने 1948 और 1965 की हजीमतों का बदला लेने के लिए मशरकी पाकिस्तान में खुली मुदाखलत की और बाकायदा फौजी कार्रवाई के जरिए
مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا اور 1975 میں راجستھان میں پہلا ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ بھارت پر کسی نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس کے برعکس عراق کی ایٹمی تیاریوں کا راستہ روکنے کے لیے بغداد میں عراقی ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا گیا۔ اس حملے کی ذمہ داری اسرائیل نے قبول کی، لیکن کسی کو اسرائیل سے یہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے بین الاقوامی سرحدیں عبور کرنے کا یہ حق کس نے دیا۔ بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد پاکستان نے ایٹمی صلاحیت کے حصول کی کوشش کی تو قدم قدم پر اس کا راستہ روکا گیا، اس کی تجارت پر پابندیاں لگائی گئیں، اس کے سائنسدانوں پر مقدمات چلائے گئے، لیکن باہمت پاکستانی سائنسدان عزم و استقامت سے تحقیق و جستجو کی منزلیں سر کرتے رہے۔ بھارت کشمیر میں مظالم کی آگ بھڑکاتا رہا، کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادی مانگنے کے جرم میں گھروں سے بے گھر کیا جاتا رہا، نوجوانوں کے لاشیں گرائے جاتے رہے، بھارتی ایجنسیاں پاکستان کے اندر بدامنی کو ہوا دیتی رہیں، بم دھماکے اور دہشت گردی معمول بنا دی گئی، بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام معمول بنا دیا گیا، کمزور اور بے بس پا کر انہیں دبا دیا گیا، ظہیر الدین بابر کی تعمیر کردہ بابری مسجد شہید کر دی گئی، مگر اس کے باوجود عالمی ضمیر خاموش رہا۔ بھارت کی تجارت و معیشت نیز فوجی ساز و سامان کی فراہمی پر کیا پابندیاں لگائی گئیں؟ کتنے سربراہان مملکت نے ایٹمی طاقت بھارت کے دورے منسوخ کیے؟ بھارت نے مئی 1998 میں 2 قسطوں میں مزید 5 ایٹمی دھماکے کر دیے گئی۔ ہم پر 3 جنگیں مسلط کرنے والا اور پاکستان کے وجود کو 2 لخت کر دینے والا بھارت، جو 1975 میں ایٹمی دھماکہ کر چکا، اب ان دھماکوں سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ بھارتی تجزیہ نگاروں نے لکھا کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت کا حامل ہی نہیں، وہ دھماکے نہیں کر سکتا۔ 17 دن گزر گئے، کوئی بھارت کا بال بھی بیگا نہیں کر سکا۔ پاکستانی عوام کی طرف سے دھماکوں کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ سب کی خواہش تھی کہ ہلاکت کا یہ جن ان کے قابو میں آ جائے، اور پھر روس، برطانیہ، فرانس یکے بعد دیگرے ایٹمی طاقت بن گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہلاکت خیز ایٹمی طاقت والے یہ 5 ملک بنا لیے گئے، انہیں ویٹو پاور کا حق دے دیا گیا۔ طاقت کے ناجائز استعمال کو قانون بنا دینے کا اس سے زیادہ شرمناک عمل ممکن ہی نہ تھا۔ پوری دنیا ایٹمی ہلاکت رکھنے والی ان 5 طاقتوں کی چاپلوسی پر مجبور کر دی گئی، لیکن آخر کب تک؟ پھر دھماکہ ہو گیا۔ 28 مئی قوم کے حوصلے اور افتخار کا دن۔